हेलो फ्रेंड्स। सो हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ये हमारा सिलेबस है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सिलेबस। द मॉड्यूल इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज एंट्री ऑफ यूरोपियंस. Second part, establishment of British. Part number 3, reforms of 19th century. Part number 4 is 1857 revolt. Part number 5, Indian national movement, and part number 6 will be miscellaneous concepts. I hope आपने सिलेबस वाली वीडियो देखी है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना. सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है. जब आप सिलेबस देख लेते हैं तो 25% काम तो आपका वहीं पे ख़त्म हो जाता है. ठीक है. हमने पीछे जो वीडियोस बनाई हैं, लास्ट वीडियो में हमने एंट्री ऑफ यूरोपियंस ख़त्म किया था. पढ़ने का तरीका हमारा वही रहेगा. आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, फर्स्ट थिंग. सेकेंडली वटेवर जो भी याद रखना होगा वो मैं आपको बताऊंगा. मतलब इस इन्फॉर्मेशन में से सब कुछ याद नहीं रखनी. और किताब में भी ऐसे ही होता है, किताब की सारी इन्फॉर्मेशन याद नहीं रखनी होती. बट प्रॉब्लम विद द बुक्स इज़ कि वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है. बुक्स में नहीं लिखा हुआ है कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, है ना. वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है. हियर आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग दैट दिस इन्फॉर्मेशन यू नीड टू रिमेंबर. ये वाली इन्फॉर्मेशन याद रखिए, ये वाली इन्फॉर्मेशन आप दिमाग में रखिए, मतलब आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत. और ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल छोड़नी है. ठीक है. अभी हम किताबें भी पढ़ने वाले हैं इन सब्जेक्ट्स की, तो वहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगा दैट दिस नीड टू रिमेंबर एंड ये आपको छोड़ना है. बिगिनर्स के साथ ये होता है कि उनको पता नहीं होता कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है. तो मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बताने वाला हूँ. एंड इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ भी यही प्रॉब्लम है. मतलब इतना टाइम बिताने के बाद इस इंडस्ट्री में कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी ये नहीं बताते कि मतलब उनको एटलीस्ट जो कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको बताना चाहिए कि आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन इस सिलेबस में से ये वाली इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है और ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको नहीं याद रखनी है. मतलब आइडिया तो होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का, बट याद रखने वाली बहुत कम इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ. सो establishment of British, which is part number 2 of our syllabus, is divided into total 8 concepts. सबसे पहले हम बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर. ठीक. देन हम पढ़ेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर, देन कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठास. देन हम आएंगे और पढ़ेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध. देन हम पढ़ेंगे एंग्लो अफगान वॉर एंड एंग्लो बर्मीज वॉर. देन हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एनेक्सेशन ऑफ अवध. ठीक है, इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज अ पॉलिसी एंड एनेक्सेशन ऑफ अवध. देन हम पढ़ेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब. देन हम पढ़ेंगे सब्सिडरी अलायंस एंड द लास्ट सब्सिडरी अलायंस विल बी लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पार्ट नंबर 2. So let's begin with the battle of Plassey and battle of Buxar. सो पढ़ने का तरीका अगेन पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है दैट यू नीड टू बी आप एक कैरेक्टर की तरह हिस्ट्री में जाएंगे और वहाँ पर रह के देखेंगे, वहाँ पर रह के समझेंगे दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द हिस्ट्री. ओके. और जिससे सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है, आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. And that is, imagination is the best way to read and to learn things. ठीक है, तो imagine करना बहुत ज़रूरी है learning में. So let's understand the battle of Plassey and battle of Buxar. Battle of Plassey, which is concept number 1. Battle of Plassey कब हुई थी? 1757 में. 1757 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे ब्रिटिश जितनी भी पावर्स थी, यूरोपियंस पावर जितने, सॉरी ब्रिटिश पावर कह रहा हूँ, जितने भी यूरोपियन पावर्स थी उनको खदेड़ दिया, उनको हरा दिया. तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया इंडियन जो प्रिंसेस थे उनको हराना शुरू किया. स्टार्ट होता है विद द बैटल ऑफ प्लासी और जो स्टार्ट होती है 1757 में. अब ये प्लासी की लड़ाई होती है बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल नेम्ड सिराजुद्दौला. सिराजुद्दौला तब बंगाल में नवाब हुआ करते थे और अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली जिसमें कि कॉन्स्पिरेसी होगी, है ना. जो सिराजुद्दौला के जो मिनिस्टर्स होंगे या जो उनके ऑफिशियल्स होंगे वो उनको धोखा देंगे और कॉन्स्पिरेसी करके इनको हरा देंगे. होता क्या है, तो सबसे पहले रीज़न क्या था इस लड़ाई का, इस बैटल का कारण क्या था. अब हुआ क्या,
अब जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो यहाँ पर बैठ के समझते हैं, इस दरबार में बैठते हैं और समझते हैं क्या हुआ था। मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि 1717 में फारूक सियार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल फरमान दिया। रॉयल फरमान में क्या था? रॉयल फरमान में था कि आप जो है मतलब बिना कोई रोक टोक के आराम से बंगाल में आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आपको जस्ट 3000 पर ईयर के हिसाब से टैक्सेस पे करने और वहाँ पर आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं बंगाल में। सेकेंडली, ब्रिटिश कंपनी को 10 तक पासेस इशू करने का राइट दे दिया था इन्होंने ये जो मुगल एम्परर हुआ करते थे फारूक सियार। इसका कारण भी मैंने बताया था, क्योंकि फारूक सियार को एक डिजीज़ हुई थी और फारूक सियार की डिजीज़ जो है अंग्रेज़ों के एक डॉक्टर ने, फिजिशियन ने उनको ट्रीट किया था, तो जिससे खुश होके फारूक सियार जी ने उनको ये गिफ्ट दिया एज अ मतलब एक गिफ्ट की तरह उनको दिया। जब ये सब कुछ हो रहा था, जब फारूक सियार जी उनको पासेस 10 तक इशू कर रहे थे, राइट टू इशू 10 तक पासेस उनको दे रहे थे, तो मैं इसी सभा में बैठा हुआ था। आई वाज ऑल्सो द मेंबर ऑफ दिस सभा, और मैं वहाँ पर ये सब चीज़ें देख रहा था कि कैसे फारूक सियार जी ब्रिटिशर्स को बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं उस टाइम पे। अब क्या हुआ इस फ्रीडम की वजह से? अब इस फ्रीडम की वजह से क्या होगा कि बंगाल के नवाब के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगी इन पासेस की वजह से। और इस फ्रीडम ट्रेड करने की फ्रीडम की वजह से क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स को तो बहुत एडवांटेज मिल रहा था, उनको बहुत फ़ायदा हो रहा था, रेवेन्यू में फ़ायदा हो रहा था। बट उसकी इनकी इसकी वजह से, इस दस्तक की वजह से बंगाल के नवाब को बहुत घाटा हो रहा था, उनकी इनकम में बहुत कमी आ रही थी। ठीक है, अब जिसकी वजह से क्या हुआ कि सिराजुद्दौला ने 1756 में अटैक कर दिया अंग्रेजों पे। So, in 1756, Sirajuddaulah attacked the fort, temporarily conquered the city and changed its name अलीनगर टू अलीनगर। ठीक है, तो जब ब्रिटिशर्स पे अटैक किया सिराजुद्दौला ने, तो उनको हराया और कुछ टेम्पररी कॉन्कर किया उस सिटी को, और उस सिटी का नाम रखा अलीनगर। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जस्ट ये याद रखना है कि 1756 में सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू किया था। अब क्या होगा? अब अंग्रेजों ने एक कंस्पिरेसी करी। कंस्पिरेसी क्या थी? अब एक दिन अंग्रेजों ने क्या किया कि बहुत सारे नवाब के जो दरबारी हुआ करते थे, जो उसके ऑफिशियल्स हुआ करते थे बहुत सारे, उनसे वो मिले। अब मिलने के बाद उन्होंने उन दरबारियों को अपनी साइड कर लिया। मेरे को भी ऑफ़र आया था, बट मैं उन दरबारियों में से था जो राजा की साइड था। ठीक है, मैं नहीं गया अंग्रेज़ों की साइड में। मैं भी एक अच्छा दरबारी हुआ करता था बंगाल में, उन दिनों मेरी पोस्टिंग भी बंगाल में ही थी। मेरे को भी ऑफ़र हुआ, बट मैं नहीं गया। So the English in order to overthrow the Nawab of Bengal, सिराजुद्दौला जो थे, join the hands with the several men of नवाब्स कोर्ट। अब नवाब जो के कोर्ट में जो लोग थे, वो भी बहुत मतलब वो लालची थे, वो है ना, वो भी कोई राजा बनना चाहता था, कोई बड़ा ऑफिसर बनना चाहता था, तो वो उनके मतलब उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला लिया। प्रोमिनेंट अमंग दीज वर, तो ये नाम आपको याद रखने, मीर जाफ़र जो मीर बख्शी हुआ करता था उस टाइम का, मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, खादिम खान। ठीक है, राय दुर्लभ दूसरा नाम है, खादिम खान आपको याद रखना। ये कमांडर्स ऑफ नवाब थे। अगेन ये क्या थे वो याद नहीं रखना, थोड़े बहुत नाम का आइडिया होना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स में ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ नाम दे देंगे और बोलेंगे ये मतलब किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो वहाँ पर ऑप्शंस ऐसे दिए जाएंगे। मानिक चंद वॉज प्रोमिनेंट अमंग दम, है ना, मानिक चंद थे, ये ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ कलकत्ता थे। एंड अमीर चंद ऑल्सो अ रिच बैंकर ऑफ बंगाल। तो आपको थोड़े बहुत नाम का आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन तो ब्रॉड ही पूछेगा यूपीएससी, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि ओके ये जो नाम थे ये कॉन्स्पिरेसी वाले नाम है ना, जो कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उन लोगों के नाम है, आपको ये आइडिया होना चाहिए इतना। इसके अलावा यहाँ पर कुछ याद नहीं रखना है। ओके, तो अब जब लड़ाई शुरू हुई तो हुआ क्या कि जो ये ऑफिसर्स थे, ठीक है, इसमें से स्पेशली जो मीर जाफ़र हुआ करता था, है ना, वो मीर बख्शी था, मतलब वो कमांडर था, एक वन ऑफ द कमांडर था सिराजुद्दौला की आर्मी का। ठीक है, सो द मेजर पार्ट ऑफ आर्मी लेड बाय मीर जाफ़र एंड राय दुर्लभ टुक नो पार्ट इन फाइटिंग। उन्होंने लड़ाई की ही नहीं। ठीक है, जब उन्होंने लड़ाई की नहीं, क्योंकि वो तो अंग्रेज़ों के साथ थे, जब उन्होंने लड़ाई की नहीं तो अब क्या हुआ,
ये सब इकट्ठे हो गए और सिराजुद्दौला अकेला पड़ गया। तो उन्होंने सिराजुद्दौला को पकड़ा और मार दिया, ठीक है। और मीर जाफ़र को, क्योंकि मीर जाफ़र ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था इंग्लिश का, उसको इंग्लिश लोगों ने, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने मीर जाफ़र को नया नवाब बना दिया बंगाल का, ठीक है। मीर जाफ़र को नया नवाब बना दिया। तो आपको याद रखना है, सिराजुद्दौला को मारा और मीर जाफ़र को नया नवाब बनाया बंगाल का, इतना। अब मीर जाफ़र वॉज डिपोज्ड। मीर जाफ़र को भी डिपोज कर दिया, मतलब उसको भी गद्दी से हटा दिया 1760 में। क्यों हटाया? क्योंकि वो जितने भी डिमांड्स थी अंग्रेज़ों की उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत बहुत ज़्यादा थी इनकी डिमांड। इन हिज प्लेस मीर कासिम कौन था? सन इन लॉ ऑफ मीर जाफ़र। तो मीर कासिम को उन्होंने अब नवाब बनाया बंगाल का। देखो, कंट्रोल ब्रिटिशर्स का ही है, अभी भी जितने भी राजा हैं नवाब के, सॉरी बंगाल के, ब्रिटिशर्स का उन पे कंट्रोल है। बट हो क्या रहा है कि जब ब्रिटिशर्स उनसे मांग करते हैं, और ब्रिटिशर्स की मांग बहुत ज़्यादा होती थी कि हमें इतने पैसे दो, या ये सब हमें दीवानी राइट यहाँ की दो, है ना। और एडमिनिस्ट्रेशन सारा संभाल रहा था राजा। खर्चा वही बात थी कि राजा के पास पैसे नहीं थे और सारे काम जो भी थे एडमिनिस्ट्रेशन के वो राजा को करने थे। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो राजा बन रहे थे वो ब्रिटिशर्स की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे, फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से पहली बार मीर जाफ़र को हटाया और उनके सन इन लॉ जो कि मीर कासिम थे उनको नया नवाब बनाया बंगाल। तो ये तो थी कहानी कॉन्सेप्ट नंबर 1 की, जिसमें हमने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ा। देखो, किताब में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होती है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वो ठीक है कि वो कहानी पढ़ते हुए बहुत मज़ा आता है, और मैं भी आपको बहुत सारी कहानियाँ सुना सकता हूँ यहाँ पर, बट दैट इज़ नॉट आवर एम ना, है ना। हमें हिस्टोरियन थोड़ी बनना है, हमें हिस्टोरियन नहीं बनना, हमें तो एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है मैं वही आपको बता रहा हूँ, और क्वेश्चंस अगर आएंगे इस टॉपिक से तो वो यहीं से आएंगे, ठीक है। तो आपको इतना ही समझना, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना इस टॉपिक में। बैटल ऑफ बक्सर अब शुरू होती है 1764 में। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद शुरू हुई बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुई? बैटल ऑफ बक्सर इसलिए हुई क्योंकि जो नया राजा बनाया था उन्होंने, मीर जाफ़र, तो मीर जाफ़र उनको वो अंग्रेज़ों की डिमांड को पूरा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उन्होंने नया राजा बनाया। अब जब नया राजा बनाया मीर कासिम को, तो मीर कासिम वो चालाक था, है ना, वो चालाक था, और उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसे करी जो अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आई। जैसे उसने अपनी कैपिटल जो थी वो शिफ्ट कर दी, बंगाल की कैपिटल शिफ्ट कर दी। अगेन कहाँ शिफ्ट करी दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, उस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा। अच्छा, हमें एग्जाम से ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है, एग्जाम रिलेटेड चीज़ें पढ़नी हैं, कोई हिस्टोरियन नहीं बनना, हमें जब जस्ट एग्जाम क्रैक करना है और जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वही पढ़नी है। तो बैटल ऑफ बक्सर शुरू होता है 1764 में। इसका कारण ये था क्योंकि मीर कासिम थोड़ा चालाक निकला और अंग्रेज़ों ने उसको भगा दिया। अब बैटल ऑफ बक्सर शुरू होती है। बैटल ऑफ बक्सर शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी और एक कंबाइंड फोर्स बनाई थी बाय मीर कासिम, जो कि बंगाल का नवाब हुआ करता था, शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड कौन थे? उस टाइम पे जो मुगल एम्परर थे इंडिया के, वो थे शाह आलम सेकंड जी एंड सुजा उद्दौला। ध्यान रखिएगा, नेम थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। जो मारे गए थे बंगाल के नवाब, उनका नाम था सिराज उद्दौला, ये थे सुजा उद्दौला। ये थोड़े सूजे हुए थे, मतलब थोड़े ठीक ठाक हेल्दी मैन थे, है ना। जब हम जाएंगे जब हम अवध पहुंचेंगे, जब मीर कासिम जी के साथ मैं भी खुद जाऊंगा अवध, तो हम देखेंगे एक मोटे आदमी को, ठीक ठाक मोटे आदमी, दैट इज सुजा उद्दौला, जो कि बंगाल अवध के नवाब हुआ करते थे, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि बैटल ऑफ बक्सर किन किन के बीच में हुई थी। याद रखिएगा, मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे, शाह आलम सेकंड मुगल एम्परर थे, एंड सुजा उद्दौला वाज नवाब ऑफ अवध। इनकी एक कंबाइंड फोर्स बनी एंड जिन्होंने ईस्ट इंडिया के साथ अब अगेंस्ट लड़ाई करी। अब रीज़न क्या था, है ना, रीज़न फॉर द बैटल, क्यों हुई ये लड़ाई? तो मीर कासिम को जैसे कि मैंने बताया उन्होंने नया राजा बनाया, है ना, बट ही हिमसेल्फ डिड नॉट प्रूव टू बी अ लॉयल सबऑर्डिनेट ऑफ द ब्रिटिश। उसने अंग्रेजों की बातें नहीं मानी।
एंड अ वॉर ब्रोक आउट बिटवीन इंग्लिश एंड मीर कासिम। मीर कासिम एंड अंग्रेजों के बीच में ये लड़ाई हो रही थी। मैं दूरबीन लगा के देख रहा था और मैंने देखा कि मीर कासिम जी अब भागे भागे जा रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने उनकी बहुत धुलाई करी थी उस टाइम पे। मैं भी उनके साथ था, ठीक है। जब मैं दूरबीन लेके भाग रहा था, मतलब मैं भी घोड़े में बैठा हूँ और दूरबीन लेके भाग रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ, तो वो भागे जा रहे हैं। अब वो भागते भागते जा रहे हैं, मैं भी उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम का एक अच्छा रिपोर्टर हुआ करता था ना, रिपोर्ट मुझे लिखनी थी आराम से बाद में बैठ के। तो मैं जा रहा हूँ दूरबीन लगा के उनके पीछे पीछे भाग रहा हूँ, और इवेंचुअली मैंने देखा कि वो अवध की टेरिटरी के अंदर एंटर कर जाते हैं। अवध की टेरिटरी के अंदर मैं भी उनके पीछे पीछे चला जाता हूँ। अब जब मैं देखता हूँ दूरबीन लगा के, तो ये जो मीर कासिम थे ये सीधा पहुँचते हैं सुजाउद्दौला के पास। सुजाउद्दौला काफ़ी मोटे तज्जे इंसान है ना, काफ़ी हेल्दी इंसान थे। उनके पास पहुँचते हैं और उनको अपनी दुख गाथा सुनानी शुरू करते हैं, बट वो दुख गाथा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसी टाइम वो शाह आलम जी को भी बुला देते हैं, भाई कि आप भी आइए, ठीक है, इन अंग्रेज़ों को थोड़ा सबक सिखाते हैं हम लोग, ठीक है। तो शाह आलम जी भी अब पहुंच जाते हैं अवध, और इन तीनों ने मिलके एक फोर्स बनाई, ठीक है। शाह आलम याद रखिएगा उस टाइम के मुगल एम्परर हुआ करते थे। नाउ दे विल फॉट टुगेदर अगेंस्ट द इंग्लिश इन 1764 एट द बक्सर, बट अंग्रेजों ने इनकी जो पिटाई करी वहाँ पर, अगेन मैं दूरबीन लगा के देख रहा हूँ, मैं टेलीस्कोप लगा के देख रहा हूँ, मैं जूम करके देख रहा हूँ कि कैसे इनकी धुनाई हो रही है, बहुत बुरी तरीके से इनको पीटा जाता है, ठीक है। इस कंबाइंड फोर्स को बहुत बुरी तरीके से अंग्रेजों के द्वारा पीटा जाता है, और इसका जो मेन खमियाजा भुगतेंगे वो भुगतेंगे शाह आलम जी, ठीक है। लड़ाई किसकी थी? लड़ाई थी मीर कासिम की, बट असली जो अब कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो लॉस असली होगा, वो होगा शाह आलम सेकंड जी को, क्योंकि शाह आलम सेकंड जी की तो लड़ाई भी नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने लड़ाई लड़ी है ना, उड़ता तीर ले लिया, और उड़ता तीर लेने की वजह से ये भाई साहब पीटे जाते हैं वहाँ पर, और अब इनको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। देखिएगा क्या इम्पोर्टेंट और क्या बड़ा लॉस इनको होता है। अब क्या होता है, अब ये ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद होती है। मैं इस सभा में बैठा हुआ था, मेरी इस ट्रिटी को देख रहा था कैसे कैसे हो रहा है। तो प्राइम विक्टिम जो कि मैंने आपको पहले बताया वो थे शाह आलम सेकंड जी, और उन्होंने एक ट्रिटी साइन करी, दैट इज द ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिटी, याद रखिएगा। दिस ट्रिटी वाज साइंड बिटवीन द इंग्लिश एंड मेनली द शाह आलम सेकंड, द मुगल एम्परर। तो हुआ क्या इस ट्रिटी में, दैट शाह आलम जी ने अंग्रेजों को अब बंगाल की दीवानी राइट दे दिए फॉर कंपनी एंड टू कलेक्ट एंड मैनेज द रेवेन्यू ऑफ बंगाल। तो अब जो है इस ट्रिटी के बाद अब जो बंगाल का शासन है वो कंप्लीटली, जिस पर मुगल एम्परर का भी अब ठप्पा लग चुका है, क्योंकि दीवानी किसको पहुंच चुकी हैं, दीवानी चली गई हैं अंग्रेजों को। और इससे एक मतलब पहले भी अंग्रेजों के ही कंट्रोल में था बंगाल, बट अब क्योंकि मुगल अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी हुआ करती थी उस टाइम पे, और अब जो है क्योंकि मुगल अथॉरिटी के द्वारा कंपनी को ये दीवानी राइट्स दे दिए हैं, तो अब ये जो एक्चुअली ऑफिशियली भी अब जो बंगाल था वो कंपनी के कंट्रोल में आ चुका। सो रिमेंबर 1764 की जो बैटल ऑफ बक्सर हुई है, और जिसके बाद ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद हुआ है, उसके ही बाद जो ऑफिशियली इंग्लिश जो हैं बंगाल की अथॉरिटी उनको मिल जाती है। तो ये आपको ये चीज़ें याद रखनी हैं, पोटेंशियल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो ये हो गई ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, और ये सारी बैठ के ये ट्रिटी जो है मैं इस सभा में बैठ के देख रहा हूँ कि कैसे कैसे ये ट्रिटीज़ हो रही हैं। नाउ इस ट्रिटी के बाद अब बंगाल में एक नया शासन शुरू हो जाता है, और मैं इस शासन को वहां बैठ के बंगाल में ही था, मैं उन दिनों में देख रहा हूं, दैट इज द ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। और मैं इन चीज़ों को नोट कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता था कि अल्टीमेटली मुझे एक दिन 2024 में ये चीज़ें यूपीएससी के कैंडिडेट्स को बतानी है, तो मैं इनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड हाउ आई एम रिकॉर्डिंग दीज थिंग्स नाउ
मैंने बताया कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने ये रिकॉर्ड किया उस टाइम पे कि बंगाल में एक ड्यूअल गवर्नमेंट शुरू हो गई है, डबल गवर्नमेंट। जी हाँ, ये डबल इंजन की सरकार नहीं है जो आजकल चल रही है हमारे देश में, ये एक्चुअली डबल गवर्नमेंट है। डबल गवर्नमेंट में डबल गवर्नमेंट का मतलब नवाब जो है उसके पास जुडिशियल पावर थी, पुलिस फंक्शंस थे, बट उसके पास पैसा नहीं था। पैसा क्यों नहीं था? क्योंकि कंपनी सारी रेवेन्यू पावर्स एक्सरसाइज कर रही थी। रेवेन्यू पावर्स, रेवेन्यू को कलेक्ट करने की पावर्स किसके पास थी? कंपनी के पास थी। और मैंने ये खुद अपनी आंखों से देखा कि कैसे जो वहाँ के नवाब हुआ करते थे, जो नए नवाब बनाए गए थे वहाँ पर, उनकी हालत बहुत खस्ता थी। इवन the law and order system was very pathetic at that time। मैं खुद वहाँ की स्ट्रीट्स में देख रहा था कि कैसे जो है क्राइम्स हो रहे थे और कैसे जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे नवाब जी पूरे बंगाल को। ठीक है, उसका कारण ये था क्योंकि बंगाल के नवाब के पास पैसा ही नहीं था, पैसा तो ब्रिटिशर्स के पास था। तो ड्यूअल गवर्नमेंट शुरू हुआ था, ये डेट आप याद रखिएगा, 1765 में, जस्ट लड़ाई की एक साल बाद। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर के एक साल बाद ये ड्यूअल गवर्नमेंट शुरू हो स्टैब्लिश कर दिया गया था बंगाल में। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा था, मैंने बताया कि बंगाल का जो मेन रूलर था वो नवाबी था अभी, बट ही वाज एक्सरसाइजिंग हिज पावर ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश एंड ही वाज मेयर अ पपेट। ओके, वो एक पपेट की तरह ही वहाँ पर काम कर रहे थे। ठीक है, जो भी बंगाल के नवाब और उसके ऑफिशियल्स होते थे वो एज अ पपेट काम करते थे ब्रिटिशर्स के। बंगाल की हालत उस टाइम पे खस्ता कर दी थी ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, 1765 में ये ड्यूअल गवर्नमेंट शुरू हुई थी और 1793 तक ये ड्यूअल गवर्नमेंट चलती है। ठीक है, लगभग 28 साल तक ये लगभग ड्यूअल गवर्नमेंट चलती है। 1793 में जब निजामतशिप गवर्नरशिप जो थी नवाब की वो भी उनसे ले ली जाती है और उनको अब एक पेंशनर की तरह रखा जाता है। तो 1793 में गवर्नरशिप भी नवाब से ले ली जाती है और रियल अथॉरिटी एंड एक्चुअल अथॉरिटी, ऑफिशियल अथॉरिटी हम कह सकते हैं, अब बंगाल के बन जाते हैं ब्रिटिश। Thus, the Battle of Plassey and the Buxar secured a permanent foothold for British East India Company in the rich province of Bengal and secured its political ascendancy. So, ये दो लड़ाइयाँ ऐसी थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स को अब जो इंडिया में मेजर पावर बना दिया था। ठीक है, इन दो लड़ाइयों से उनको एक परमानेंट फुट होल्ड मिल गया था इंडिया में। एंड इसके बाद जो ब्रिटिशर्स अब तहस नहस करेंगे इंडियन किंग्स का, इंडियन जितने भी स्टेट्स हुआ करते थे छोटे छोटे, ठीक है, उनका जो अब ये मतलब लड़ाई कर करके उनका बंडल बनाएंगे। आप देखेंगे आगे दैट ये पहले मैसूर को ख़त्म करते हैं, 4 लड़ाइयाँ मैसूर से लड़ते हैं, 3 लड़ाइयाँ ये अपनी इनसे मराठास के साथ लड़ते हैं, देन ये इनके साथ लड़ते हैं अपने पंजाब के साथ, सिंध के साथ, एंड इवन सिंध के बाद ये अफ़गानिस्तान के साथ लड़ते हैं, असम वाली लड़ाई लड़ते हैं और ये लड़ाइयाँ लड़ते जाते हैं और इसके बाद ये कंप्लीटली पूरे भारत पे कब्ज़ा कर लेंगे। देखिए, आपको जो मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ आपको वही याद रखने, ठीक है, इसके अलावा आपको कोई याद रखना, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद याद रखनी है आपको, और वो किसके बीच में हुई थी और मेन लॉस किसको हुआ था वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। जो मैंने बताया है वही एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इवन मेंस में भी आपको जितना सारा हम पढ़ लेते हैं ना उतना सारा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मेंस इतनी इन्फॉर्मेशन काम नहीं आती है। तो अब बंगाल में स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुका है ब्रिटिशर्स का। इन 1793 when the निजामत the governorship of Nawab was also taken away from them, they remained as mere a pensioner of the British East India Company। तो ये हमने डिस्कस किया एंड थस दिस बिकेम ये जो बंगाल पे ये जो जीत इन्होंने हासिल करी थी, दिस बिकेम द फुट होल्ड फॉर द ब्रिटिश, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी के साथ हमने सेकेंड कॉन्सेप्ट विच इज़
बैटल ऑफ बक्सर भी ख़त्म किया। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको बता दी गई हैं, वही चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। ये जो 2 कॉन्सेप्ट हैं ये 5 मिनट में रिवाइज हो सकते हैं, ठीक है। इसके जो नोट्स हैं वो मतलब इवन 5 मिनट भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, 2 मिनट में ये रिवाइज हो सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रखनी। सी अगेन आई एम टेलिंग यू, दी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, दी बुक्स, है ना, इनमें ये चीज़ें नहीं दे रखी होती हैं कि क्या चीज़ें आपको याद रखनी है और क्या छोड़नी है। तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम स्पेशली जो यंग कैंडिडेट्स हैं जो शुरुआत कर रहे हैं पढ़ाई की, उनको प्रॉब्लम ये होती है कि उनको पता ही नहीं चलता क्या पढ़ना है, इवन क्या याद रखना है, क्या नहीं याद रखना, है ना। तो बहुत ज़रूरी है अप्रोच को चेंज करने को, है ना। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी अप्रोच को चेंज करें, पढ़ने के तरीके को चेंज करें। पहले हम अपनी स्टडी को ऑर्गेनाइज करें। पहले हमें सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पढ़ रहा हूँ तो टोटल कितने कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे सबसे पहले आज जब हमने क्लास स्टार्ट करी तो हमने डिस्कस किया दैट वी हैव 8 कॉन्सेप्ट्स इन दिस पार्ट नंबर 2 विच इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश, जिसमें हमारे पास टोटल 8 कॉन्सेप्ट्स थे, जिसमें से हमने अभी 2 कॉन्सेप्ट पढ़े। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है। इससे 2 फायदे। पहली बात, हमें रोट लर्निंग नहीं करनी पड़ती, हमें रट्टा नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड है हमारा कंटेंट, हमारी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया 8 कॉन्सेप्ट के अंदर, तो अगर इसके अलावा कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपने कहीं पढ़ी और आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको यहाँ रख सकते हैं। यू टेक दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वट एवर सोर्स इट इज़ एंड उसको यहाँ प्लेस कीजिए, है ना। ऐसे करके आप अपना जो स्टडी है, जो आपकी प्रिपरेशन है, उसको ऑर्गेनाइज कीजिए। तो पहली बात बताई कि हमें याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑर्गेनाइज्ड है। सेकेंड थिंग, जो हमारा एक मिसकंसेप्शन है, जो हमारी साइकोलॉजी है, दैट दी सिलेबस इज वेरी वास्ट, अंडर द सन कुछ भी पूछते हैं, दैट इज नॉट ट्रू। बिकॉज क्योंकि हम अपनी स्टडी को, हम अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है दैट दिस प्रिपरेशन इज टू वास्ट, दिस जो भी इसमें अंडर द सन कुछ भी पूछ रहे हैं, ऐसा हमें हमारी साइकोलॉजी बनी हुई है ऐसी, ठीक है। ऐसा ट्रू नहीं है। जब आप अपनी स्टडी को ऑर्गेनाइज कर देंगे इस तरीके से, तो आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो आप ऐसा आपकी जो साइकोलॉजी है, जो एक्चुअली साइकोलॉजी बनी हुई है कैंडिडेट्स की, वो ख़त्म हो जाएगी। सो आपको ये समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज द एक्चुअल एंड राइट अप्रोच टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। ओके, इस वीडियो में इतना ही, और आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। बाई दीज वीडियोज आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, है ना। तो आप इसको टेक दिस मैसेज ऑफ माइंड दैट यू ऑर्गेनाइज योर प्रिपरेशन। फर्स्ट यू हैव टू क्लियर दिस सिलेबस, ठीक है। आपके दिमाग में सिलेबस क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप जो है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए, जिसमें मैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे ही रहा हूँ मैक्सिमम, एंड इवन हम बुक्स भी पढ़ लेंगे, और वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा जब हम हिस्ट्री की बुक हम पढ़ेंगे इसके बारे में। स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं लोग, है ना। तो जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे भी, तो मैं आपको बता दूंगा भाई स्पेक्ट्रम में आप मानोगे नहीं, एक पेज में से मैक्सिमम 1 से 1.5 लाइन निकलेगी जो इंपॉर्टेंट होगी, जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। प्रीलिम्स में, इवन मेंस के लिए भी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। उस स्पेक्ट्रम की मैक्सिमम टू मैक्स हमें 500 वर्ड्स ही तो चाहिए, है ना। हिस्ट्री का आंसर लिखने के लिए 500 नहीं तो मतलब 800-900 वर्ड्स चाहिए, 800-900 वर्ड्स चाहिए हमें मैक्सिमम, है ना। क्योंकि मेंस का सिलेबस क्या है, उसमें सोसाइटी भी आती है, उसमें हिस्ट्री भी आती है, एंड उसमें आर्ट एंड कल्चर भी आते हैं, और उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी आती है। तो 4-5 सब्जेक्ट का एक जीएस का एक पेपर बना हुआ ना, तो हर सब्जेक्ट के हमें मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स मतलब 700-800 वर्ड्स चाहिए। तो 700-800 वर्ड्स भी वो वर्ड्स चाहिए जो इम्पोर्टेंट हैं, है ना, जो क्रक्स हैं पूरे उसका इन्फॉर्मेशन का। तो उस मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, और प्रीलिम्स के लिए भी नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊंगा हर पेज में 1 से 1.5 लाइन ही होगी जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, और जो इम्पोर्टेंट है वही याद रखनी है, और रिवाइज भी वही करनी है, मैं आपको बता दूंगा। और फिर उसके बाद आप आसानी से और आराम से
और कॉन्फिडेंट होके, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा आपका इससे, है ना। जो कॉन्फिडेंस लेवल जो बहुत लो होता है कैंडिडेट्स का, वो बहुत बूस्ट हो जाएगा और आप आराम से अपनी प्रिपरेशन करेंगे और आराम से एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, बहुत ईजी वे में एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इससे आगे जो भी कॉन्सेप्ट्स बचते हैं उनको पढ़ेंगे। हर कॉन्सेप्ट में आपको बता दूंगा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दिस इज़ फॉर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।